नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संवाद भारत। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे विषय पे बात करने वाला हूँ जिससे पिछले डेढ़ डेढ़ साल, तकरीबन 1.25 साल हम लड़ रहे हैं। जी हाँ, कोविड-19। इसे हम चाइना का दिया हुआ एक अनोखा तोहफा भी बोल सकते हैं दुनिया के लिए, जो तोहफे से कम एक बहुत बड़ा खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह काम कर रहा है। दोस्तों, लेकिन मैं ये जो आज वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में जो मुद्दे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो शायद मीडिया से गायब हो चुकी है, क्योंकि देश में कोरोना की जो दूसरी लहर है वो दूसरी लहर कम हो गई है। लेकिन दोस्तों, जब दूसरी लहर उफान पे थी तब महाराष्ट्र में जब दिन में 60,000 70,000 केसेस हो रहे थे, तब भी हमारी राष्ट्रीय मीडिया और मराठी मीडिया और जुडिशरी और जितने भी इकोसिस्टम हैं इंटरनेशनल मीडिया से, सब लोग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, दिल्ली, ये राज्यों के कोरोना, उसके अलावा कुंभ और जो धार्मिक हिंदुओं के जो एक कांग्रीगेशन है या वहाँ पे जो मेला होता है, उसके ऊपर सवाल खड़े करने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी पे सवाल खड़े करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की उपलब्धता, इस पर सवाल खड़े किए। ये सारे चीज़ें हमने देखी। दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये हुई कि काफ़ी सारे मृत्यु हुए। लेकिन तब जितने भी मीडिया हो या जितने भी चौथा स्तंभ बोलो, तीसरा स्तंभ बोलो, इन्होंने किसी ने भी राज्यों की जवाबदेही पर कोई सवाल नहीं खड़े किए, क्योंकि हमारे जो संविधान है उस संविधान के हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर और हेल्थ, ये दोनों स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। यानी ये दोनों चीज़ें स्टेट के अंडर में कंट्रोल किया जाता है। सेंटर आपको सिर्फ, सेंट्रल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ आपको संसाधन के लिए मदद कर सकते हैं। दैट मीन्स हेल्पिंग हैंड। मेरा आज सवाल ये है, जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है और हम जब खुद को योद्धा बोल रहे हैं, तो मतलब हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अब पूरा देश ही नहीं, विश्व में कई देश ऐसे हैं जो कोरोना से लड़ रहे हैं। लेकिन जब कोरोना से लड़ रहे हैं तो हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, और उसी का नतीजा है, चाहे वैक्सीनेशन हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, ऑक्सीजन हो, इसको लेकर भारत विश्व में बाकी देशों से सीरियस दिखी और प्राथमिकता दी। उसके बावजूद भी इंडियन इंटरनेशनल मीडिया भारत की बदनामी की कोशिश की। आज मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है, क्या महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को शरण गया है? क्या महाराष्ट्र कोरोना के लिए शरणागत हो गई है या हार मान चुकी है? लड़ने की वृत्ति समाप्त हो गई है? क्या सरकार बचाना कोरोना से ज़्यादा बड़ा प्राथमिकता हो गई है, या कोरोना के आड़ में जो वसूली है या बाकी चीज़ें कर रही है? इस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। मैं जो बाकी विषय है, वसूली, भ्रष्टाचार, मुझे लगता है इस पे काफ़ी चर्चा हुई है। लेकिन मैं जब डेटा की बात करता हूँ तो डेटा देखिए, पूरे देश भर में सिर्फ और सिर्फ 1.25 लाख मृत्यु, मतलब तकरीबन 1,25,26,000 मृत्यु, ये सिर्फ और सिर्फ एक राज्य से हुई है जिसने सबसे ज़्यादा खर्चा पीआर में खुद की वाहवाही में बटोरी है। धारावी मॉडल के नाम पर बटोरी है, अन्य जो मॉडल है उसके नाम पर उन्होंने बटोरने की कोशिश की। लेकिन 1.25 लाख, आप इतना कल्पना कीजिए, अगर यही बीजेपी शासित कोई भी अगर देश में इतने मृत्यु होते या सबसे ज़्यादा मृत्यु होती, तो आज जितने भी स्तंभ है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। दूसरा मुद्दा है दोस्तों, सबसे ज़्यादा कोविड केसेस, सबसे ज़्यादा कोविड केसेस तकरीबन 60 लाख तक
महाराष्ट्र में 60 लाख तक अकेले महाराष्ट्र में। ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति के लिए कौन जवाबदेह है, किसको अकाउंटेबल होना चाहिए? क्या मीडिया इसको लेकर जन जागृति नहीं करेगी? तो ठीक है, नहीं करेगी, उनकी भी कोई मजबूरी है, जर्नलिस्ट की भी कोई मजबूरी है। आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, जब कोरोना उफान पे था तब भी दिन भर, और देश की सबसे ज़्यादा लोक संख्या वाली जो देश है उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर भी कुछ डेड बॉडीज़ जो गंगा जल के किनारे हमें मिले, उसको लेकर काफ़ी हो हल्ला मचा। पर वो एक एजेंडा के तहत मचा, क्योंकि वैसे ही डेड बॉडीज़ महाराष्ट्र में भीड़ में एक गाड़ी में डम करके मिले, और हमने वेव 1 में देखा किस तरह से हॉस्पिटल्स में लोग मर रहे थे। वहाँ पे खास करके बीएमसी के अंतर्गत जो हॉस्पिटल्स है, हमने ये भी देखा एक व्यक्ति के शरीर को किस तरह से चूहा ने जिंदा शरीर को चूहे ने ये किया, उसको वो मर गया बाद में। तो ये सारे चीज़ें मुंबई में होने के बावजूद भी मुंबई के सीएम, महाराष्ट्र के सीएम, मैं मुंबई का सीएम गलती से बोल गया क्योंकि उनकी पूरी जो व्यवहार है वो मुंबई के सीएम जैसा ही है, पर महाराष्ट्र के सीएम बेस्ट सीएम का पीआर कर बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ आज के समय में कोविड के केसेस में प्रतिदिन 50-100 के एवरेज रखते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में और केरल में ये 2 राज्य हैं मित्रों जिन्होंने मैक्सिमम पीआर किया है। आप अगर राजीव सरदेसाई के कुछ क्लिपिंग्स देखोगे, जब ये चुनाव चल रहा था अप्रैल में केरल के, तब वहाँ पे उन्होंने के शैलजा जी जो तभी हेल्थ मिनिस्टर, उनकी काफ़ी तारीफ़ की और केरला गवर्नमेंट की भी तारीफ़ की कि हेल्थ में बेस्ट है इंडिया में। और आज की 10,000 के केसेस अब दूसरे वेव जब बाकी राज्यों में ख़त्म हो चुकी है, केरल में 10,000 के आसपास प्रतिदिन केस आ रहे हैं, महाराष्ट्र में 7 से 8,000 के आसपास आ रहे हैं प्रतिदिन। और आपको ये ज्ञात होगा कि पहले वेव और दूसरे वेव में जितने भी केसेस महाराष्ट्र में बढ़े, वेव शुरुआत हुई ये महाराष्ट्र से हुई। आपको एक चीज़ का पूरा अनुभव होता है 1 साल बाद, तो दूसरे आने तक आप उसके लिए तैयार बैठते हो। हमने देखा होगा कि अगर मरीज़ की कैपेसिटी एक हॉस्पिटल में 50 है, अचानक से 500 मरीज आ जाए, तो वो कितना भी चाहे बड़ा हॉस्पिटल हो, इक्विप्ड हॉस्पिटल हो, वो को पूरी तरह से ध्वस्त होगा। तो कोविड के टाइम पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अच्छे नहीं हैं, क्योंकि कोई भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 150 करोड़ के जो या 120 करोड़ की जो जनसंख्या है वो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, तो उसमें से कि 50 करोड़ एक साथ हॉस्पिटल में एक टाइम पे आ जाए। तो हमारे यहाँ ऑक्सीजन की जो कमतरता है वो इसी कारण हुई है। एक दूसरा ये कि जो रेमडेसिविर की कमियाँ हुआ वो भी इसी कारण हुई कि अचानक केसेस बढ़ गए, और ये देश भर की फिनोमिनन थे। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, पहले लॉकडाउन में हमने देखा आपने नियम कड़क किए, लेकिन लॉकडाउन एक, नियम सबके लिए अनेक। अगर आप वाधवान फैमिली से है तो आपको कड़क लॉकडाउन में, मोदी जी के लॉकडाउन पे टाइम पे आपको महाबलेश्वर का पास मिलता है। फिर आप वो गृह सचिव के नाम पर बिल फाड़ देते हो, बाद में उस गृह सचिव को रीइंस्टेट करते हो, बाद में उनको एक सिटी के पुलिस कमिश्नर बना देते हो। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से वारकरी संप्रदाय के 4 लोग, जब लॉकडाउन लगा है, 4 लोग वारी करके जा रहे हैं, उससे कोरोना होता है, ऐसा सरकार को लगता है। लेकिन अजीत पवार अगर बड़े चुनावी रैली करेंगे या वो किसी एनसीपी के पार्टी ऑफिस के उद्घाटन करेंगे, वहाँ पे 500-600 की भीड़ जमा होती है, तब कोरोना नहीं होता है। अगर आप वारकरी संप्रदाय के किसी को इस कारण से अरेस्ट करोगे तो फिर अजीत पवार को भी अरेस्ट करना चाहिए उसी नियमों का उल्लंघन करने के लिए, लेकिन आप नहीं करेंगे। राजनीतिक व्यक्तियों के लिए एक नियम, आपके प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए एक नियम। कोरोना के समय में ये जो सामान्य जो जनता है, अगर वो बाहर निकलती है कुछ कारणों के वजह से, तो उनको पीटा जाता था पुलिस के समय में। उसी समय में हमने देखा किस तरह से ईद की जो सेलिब्रेशन के समय था
या एक समुदाय वर्ग के, समुदाय विशेष के जब त्यौहार थे, किस तरह से भीड़, उस एरिया में भीड़ सीधी सीधा प्रशासन को चैलेंज कर रहा था। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से प्रशासन का दुरुपयोग करके महाराष्ट्र में, जहाँ पर गर्दी का कारण देकर कोरोना से निपटने के लिए नियम लगाए, उस नियम के पायमल्ली तोड़ने का काम इम्तियाज़ जलील हो या सरकार के ही मंत्रियों के तरफ से हुआ, तब कोई कार्रवाई नहीं हो। देखो मतलब ये जो दोगलापन है महाराष्ट्र में, इसके वजह से आप कोरोना से नहीं लड़ रहे हो। आपकी प्राथमिकताएं क्या है वो फिट नहीं थी। आपकी प्राथमिकता ये है कि आप अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करो, कोरोना नहीं आता। आपकी प्राथमिकता ये है कि सोशल मीडिया पर आपके ऊपर जो कमेंट करता है, ट्वीट करता है, फेसबुक में लिखता है, उसके खिलाफ आप एफआईआर करो। कोरोना डर के भाग जाता है। आपकी प्राथमिकता ये है कि अगर कोई वारकरी संप्रदाय से चल के जाएगा सोलापुर में या कोल्हापुर से या किधर से भी पंढरपुर जाएगा तो कोरोना फैलता है। लेकिन कोई अगर पॉलिटिकल रैली करे या कोई अपना पार्टी ऑफिस का उद्घाटन करे, परसों राज ठाकरे जी ने पुणे में, परसों या कल या परसों पुणे में आए थे, उनके वहाँ पे भी 25-30 पत्रकार थे, पूरा उनका जो कार्यकर्ता थे, कोई एक्शन लिया नहीं लिया। लेकिन आप इस ऐसे लोगों पे, सामान्य लोगों पे एक्शन लेते हो। राज ठाकरे ने तो भर लॉकडाउन में बोला था कि मैं मास्क नहीं लगाऊंगा, क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। कोरोना डर के भाग गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोरोना के लिए नियम लगाते हो, लेकिन आपके मंत्री और आपके पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके लोग या आपके समुदाय विशेष के लोग, इनके लिए नियम लागू नहीं है, या आपके जो परिचित बिजनेसमैन हैं इनके लिए नियम लागू नहीं है। लेकिन सामान्य जनता या हिंदू साधु संत जब पालघर में जमाव ने भर लॉकडाउन में भीड़ में 2 साधु संतों की हत्या की, तब कोरोना डर के भाग गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो महाराष्ट्र सरकार की जो प्राथमिकता है, क्या प्राथमिकता होनी चाहिए थी? प्राथमिकता ये नहीं होनी चाहिए थी कि आप के ऑपोजिशन लीडर जब रेमडेसिविर का इंतज़ाम करते हैं तो उस फार्मास्यूटिकल कंपनी को जाके अरेस्ट करें। ये आपकी प्राथमिकता है। जब आपका हेल्थ मिनिस्टर फ्रस्ट्रेट होकर उनको संडे को ये बयान देना पड़ता है कि आप या तो लॉकडाउन उठा दो या तो लॉकडाउन का नियम कड़क कर दो। मतलब आपने लॉकडाउन का नियम लगाया है लेकिन कोई पालन नहीं कर रहा। तो ये जो पूरा कॉन्ट्रडिक्शंस है आपके जो सरकार में बैठे हुए प्रशासन में, लोग आपके सुनते नहीं हैं, वसूली करते हैं लोग बैठ के, इसमें भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मोदी जी ने बोला कि फ्री राशन बांट दो, उसमें भी आप भ्रष्टाचार करते हो। उसके अलावा जो कारोबार है महाराष्ट्र में कोरोना से लड़ने के कारण आप लोग बता रहे हैं, उसमें भी आपके मंत्री संतरी आके हर 2 दिन में, आपका एक नेता है संजय राउत जी, जो हर 2 दिन में आपको यही बताना पड़ता है कि सरकार स्थिर है। जनता ने भले ही आपको सत्ता में आने के लिए वोट नहीं किया है, लेकिन सरकार आपने बनाई है। आपका दायित्व तो बनता है कि आप जनता के लिए, जनता का सेवा करें। ये नहीं कि आप नियम बनाएंगे जनता के लिए अलग। आप कोरोना के केसेस को कंट्रोल करने के लिए आपने जो जो उपाय योजना की है वो सिर्फ पीआर के तरह आप उसको इस्तेमाल करें, ज़मीन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना। अब देखिए बारिश इतना तेज़ी से हो रहा है, आपको हवामान खाता और बाकी जो डिपार्टमेंट है उसका ये एडवांस में आपके पास इन्फॉर्मेशन आता है, तब भी कोई तैयारी नहीं, मुंबई डूब जाती है। आपकी प्राथमिकताएं देखो कि केंद्र सरकार आपको वैक्सीनेशन की उपलब्धता कर रही है, बट आप वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रख रहे हैं। ऐसे ऐसे केसेस आए जहाँ पे लोगों का वैक्सीनेशन हुआ पर लोकल ट्रेन में जाना मना है। अब एक बच्चे का वीडियो आया जहाँ पे वो, उसका जॉब मिला है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, और लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते ही उसको टीसी ने पकड़ लिया। अब टीसी की तो गलती नहीं है, नियम ही आपने वैसा लगाया है। अब या तो वो नौकरी करे या तो नहीं करे। आपने
मुंबई जो फाइनेंशियल कैपिटल है देश का, उसके ऊपर आप कब्जा करके बैठे हो। ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को आप धंधा करने दे रहे हो। छोटे दुकानदार जैसे नाई है, जिम ओनर है, सलून है, इनसे कोरोना फैलता है। सरकार का मानना है कि राजनीतिक लोग कोरोना नहीं फैलाते हैं, उनकी रैलियों से कोरोना नहीं फैलता है, उनके जो पार्टी ऑफिस के उद्घाटन है उनसे कोरोना नहीं फैलता है। लेकिन अगर कोई जिम ओनर लोगों को फिटनेस के लिए जिम खोलने को बोलते हैं तो कोरोना फैल जाता है। अगर कोई बाल कटाने के लिए अपना धंधा करता है तो कोरोना फैलता है। दोस्तों, ये सारी व्यवस्था अन्य राज्यों में है। आप देखिए किस तरह से आपके बाजू का राज्य है गुजरात, आपका बाजू का राज्य है गोवा, वहाँ पे लॉकडाउन थे, वहाँ पे भी निर्बंध थे, लेकिन लोगों को परेशानी इतनी नहीं हुई जितनी आप लोग अब कर रहे हो। मुझे खुद महाराष्ट्र में रहकर अगर मुझे ये बताए कि बाकी राज्यों से कोई और राज्य में जाने के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र और केरल से है तो आपको RT-PCR करना पड़ेगा। अगर मेरा वैक्सीनेशन हुआ है तो भी मुझे RT-PCR करना पड़ेगा। इस तरह से आपने महाराष्ट्र को बदनाम करके रखा है सरकार में रहते हैं कि आपको कोई और राज्य के जो लोग हैं, अगर आप दूसरे राज्य में कोई बिजनेस या काम के लिए जाना पड़ता हो तो बाकी राज्यों के लोगों के लिए टेस्ट नहीं, क्वारंटाइन नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के लिए है। ये महाराष्ट्र द्रोह है दोस्तों। ये नहीं कि कोई आपके कारोबार पर टीका टिप्पणी करे, वो महाराष्ट्र द्रोह है। आपके पास इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई साधन है या नहीं, ये जनता को बताना है। आप सुबह उठ के ये नहीं बोल सकते हो कि केंद्र केंद्र केंद्र। राज्य के लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ एंड ऑर्डर आता है, राज्य के कॉन्करेंट लिस्ट में इम्प्लीमेंटेशन में हेल्थ आता है। तो आपको खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर नहीं लेना है तो आप सिर्फ और सिर्फ वसूली करने के लिए सत्ता में बैठे, ऐसा परसेप्शन जो लोगों को जाएगा। आने वाले चुनाव में ये आपके पार्टी के लिए, तीनों पार्टी में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, मुझे इसमें आपसे डेटा पे इसलिए बात करना पड़ा क्योंकि आज भी महाराष्ट्र में 7,500 के ऊपर केसेस है। आप लोग सोचिए दोस्तों, मीडिया आपको नहीं बताएगी, लेकिन आज अगर दूसरे राज्यों में, गुजरात में 75 है, गोवा में 100 है, यूपी में भी 50-60 है, आपके बाजू के राज्य कर्नाटक में 1000 है, 5000 के ऊपर कोई राज्य नहीं है केरल और केरल और महाराष्ट्र को छोड़ के। ये बहुत और बहुत सीरियस इशू है दोस्तों, क्योंकि हम तीसरे वेव को बचाने के लिए वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। संभावित तीसरे वेव अगर आती है तो उसका बहुत बुरा परिणाम देश को भुगतना होगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके सब लोग अनुरोध करते हैं। तो मुझे लगता है कि कोरोना महामारी सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने का एक हथकंडा उपयोग ना करें, इसको आप पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की और अब देखें किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो। खुद के मंत्रियों की बात सुने। राजेश टोपे जी जो सीनियर मंत्री है, हेल्थ के डिपार्टमेंट के उनके पास पूरा जिम्मा है, अगर वो आपको कहते हैं कि या तो आप लॉकडाउन हटाओ या तो पूरा तरह से कड़क लॉकडाउन लगाओ, तो आपको सोचना है कि आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है लॉकडाउन को लेकर, इसकी कितनी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। ये बहुत और बहुत शर्मनाक बात है। और ऐसा अगर प्रशासन चलता है तो आने वाले समय में महाराष्ट्र के लिए संकट की घड़ी है। उम्मीद और आशा यही करूँगा कि जल्द से जल्द कोरोना हमारे दुनिया से निकल जाए और महाराष्ट्र में तो बिल्कुल ना रहे, 0 केसेस हो। लेकिन उसके लिए प्रशासन को सख्ती और बरतनी पड़ेगी और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। उनके लिए वैक्सीनेशन की उपलब्धता बढ़ानी पड़ेगी। अब राजनीति को थोड़ा साइड में रखिए, आपका नफ़ा नुकसान होगा नहीं होगा वो बाद में देखिए, लेकिन कृपया करके लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए सुविधा कीजिए। आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो विश्लेषण पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, आपके दोस्तों से शेयर कीजिए। विश्लेषण को आप लोग सोचिए, आप लोग अपने नज़रिए से अगर आपको कुछ प्रेजेंट करना है तो आप लोग भी तैयारी कीजिए। आपको लगता है कि मेरा कोई पॉइंट छूट गया तो कमेंट में ज़रूर बताइए।
धन्यवाद। भारत माता की जय।